हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, पढ़ने पढ़ाने में आनंद ले रहे होंगे। गर्मी भी बहुत है लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। पूरा फ्यूचर हमारा इसी पे डिपेंड कर जाता है करके। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं, वैसे तो सीबीएसई बोर्ड ने इसको कट कर रखा है, लेकिन ये केवल बोर्ड के लिए कट है। आगे के लिए आप किसी कंपटीशन में कोचिंग करना चाहेंगे या एनडीए में बैठना चाहेंगे तो उस समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को समझ लिया जाए। और अच्छे सवाल हैं इसके, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसमें हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपके काफ़ी कुछ सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ मेनली डिस्कस करेंगे। आप इनको समझ लें और समझने के बाद में जब एक्सरसाइज में आप रन करेंगे तो आपके लिए चलना काफ़ी आसान होगा। और जो एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगा उसमें वो आप अप्लाई कर लेंगे सवालों में, तो कई सारे सवाल सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। नहीं तो इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। इससे आपको कंपटीशन वगैरह में कोचिंग करते समय, एनडीए की तैयारी करते समय प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। ध्यान से देखते हैं इसको। हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं पहले से ही। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब क्या है कहने का कि अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा था, ट्रांसपोज कर देते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर पहले भी आंसर 10 था तो बाद में भी ट्रांसपोज के बाद भी आंसर 10 ही आएगा। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं पे पड़ सकती है। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी दो रो या दो कॉलम को, दो रो हैं कोई भी, उनको आपस में आप बदलना चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह होती, सेकंड रो फर्स्ट रो की जगह पे होती, या सेकंड रो थर्ड रो की जगह होती, थर्ड रो सेकंड रो की जगह पे होती, तो हमारा काम आसान हो जाता। इसी तरह से कॉलम में भी हो सकता है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें हम, और उसके बाद हम आंसर को, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे आंसर पे एक माइनस साइन आ जाएगा अगर हम एक इंटरचेंज लेते हैं। अगर हम दो इंटरचेंज लेते हैं तो फिर डबल माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। यानी अगर किसी दो रो या दो कॉलम की, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं या दो रो आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा और ऐड किया, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के। यानी अगर हमने किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको बता रहे हैं। मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते थे, हम हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर हम करते हैं तो किसी एक रो में कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। यानी अगर आपने के का मल्टीप्लाई किया है, के का किया है, और आंसर आपका पहले 10 आना था, तो आंसर अब 10 के हो जाएगा। तो आंसर तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसलिए 1 के बाहर रखेंगे और के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जिस रो में या जिस कॉलम में हम चाहते हैं।
हम तीनों रो में अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तीनों कॉलम में अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। ऐसा नहीं है कि हमने माइनस कॉमन लिया तो हर एलिमेंट से कॉमन, नहीं, किसी एक रो से कॉमन होगा। अगर 3 रो से माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो 3 माइनस अलग अलग बाहर आएंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट रो में ए कॉमन है, सेकंड रो में बी कॉमन है, थर्ड रो में सी कॉमन है, तो हम अलग अलग कॉमन लेंगे। फर्स्ट रो से ए, सेकंड रो से बी और थर्ड रो से सी आएगा। ये समझने की चीज़ है, इसकी ज़रूरत हमको कई बार और कई जगहों पे पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना है इसको हमें कि कॉमन किसी एक रो से होगा, और अगर हमको कई कॉमन दिखाने तो अलग रो से अलग अलग रो से अलग अलग कॉमन होंगे, या अलग अलग कॉलम से अलग अलग कॉमन होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ़ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 आर मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 आर मोर डिटर्मिनेंट। ये हम एक सवाल जब लेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस वर्डली हम इसको समझ लेते हैं कि किसी रो में मान लीजिए कि a1 प्लस b1 है, और मान लीजिए कि a2 प्लस b2 है, a3 प्लस b3 है, और नीचे सिंगल एलिमेंट हैं, तो हम 2 डिटर्मिनेंट इसकी बना सकते हैं। एक सवाल आएगा, उसमें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये, जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 पूरे डिटर्मिनेंट के लिए बैकबोन का काम करती है। यानी अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है, आप एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। समझ में नहीं आएगा कि आपने मुझसे समझा या किसी और जगह समझा, तो आप सवाल रट तो सकते हैं लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आप ख़ास तौर से समझ लें, क्योंकि इसके बिना हम लोग किसी भी सवाल में चल ही नहीं सकते हैं। देखिएगा, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्विव मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता और फर्स्ट कॉलम पे सब्सट्रैक्ट हो जाता, तो हमारा आंसर आसान हो जाता। ये आपको लगेगा, महसूस होगा। जब आप सवाल 2-4 में चलेंगे तब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो आपने क्या किया कि C2 में आपने 2 का मल्टीप्लाई लिया, हमने इसे लिखा KCJ। मान लीजिए C2, तो C2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई दिखाया, 2C2 किया। सब्सट्रैक्ट करना चाहते तो माइनस लगाइए, और C1 पे सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे C1 लिखे, C1 माइनस 2C2 कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और डिटर्मिनेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। या हम ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तीनों कॉलम एक जगह पे ऐड हो जाते हैं, तो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे हमारे। R पे करना चाहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना चाहते हैं, वो भी कर दीजिए। लेकिन ये मेंशन करना पड़ेगा आप कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आप R1 पे ऐड करना चाहते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, R1 टेंड्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने R1, R2 और R3 तीनों को ऐड किया और R1 की जगह पे ऐड कर दिया। काम पूरी रो पे होगा, लेकिन किसी हम एक एलिमेंट पे नहीं करेंगे, पूरी रो पे करेंगे या पूरे कॉलम पे करेंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमको जिस रो पे काम करना है उस पे हमें कुछ भी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं लेना है। हम कॉलम पे करना चाहें कॉलम पे कर दीजिए। हम चाहते हैं कि R1 माइनस R2 प्लस R3 होता तो भी कर दिया। हम R1 पे ही चाहते थे तो यहाँ कर दिया R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दीजिए। हम चाहते हैं कि अगर R2 में 2 का मल्टीप्लाई होता तो हम R1 माइनस 2R2 प्लस, मान लो इसमें 3 का चाहते हैं तो 3R3, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। इस केस में, इस टाइप के केस में जब में हम मल्टीप्लाई लेना चाहते हैं
तो हमको बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोगों ने इसमें बताया था कि हमको 1/k बाहर करना, इसमें नहीं करना है। इस तरीके से 6 प्रॉपर्टी हैं हमारे पास में जिसकी हेल्प से हम काम करेंगे। एक प्रॉपर्टी इसमें ये आ रही थी, हमने बताया था कि अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम 0 तो नहीं कर सकते, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे रो में, किसी रो में या किसी कॉलम में 2 0 बन जाए तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो वही बनाने की कोशिश इनसे की जाएगी, और उसके लिए ही मैंने एक छोटा सा सिस्टम अपना बनाया था, जिसको अगर आप समझेंगे तो आप, जब हम कई सवालों में आपको उस रूट पे ले चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ सरल है और होती वो भी यही है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक है। वो आप 2-3 सवालों में जहाँ लगाएंगे आपको याद हो जाएगी और आप काम आसानी से करना शुरू कर देंगे। ये एक्सरसाइज लगानी आपके लिए थोड़ी ज़रूरी है, बोर्ड के लिए भले ही ना हो लेकिन कंपटीशन के लिए ये ज़रूरी है। आप इसको देखिए। ये प्रॉपर्टी आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक से नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं से ये प्रॉपर्टी मैंने ली है। मैंने उसका नाम दिया है साइक्लिक डिटर्मिनेंट। ये कोई वर्ड बुक में नहीं है, केवल हमने अपने समझने और बच्चों को समझाने के लिए कि नाम अपना बना रखा है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। बहुत सारे सवालों में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। साइक्लिक डिटर्मिनेंट की पहचान क्या होगी? ABC, BCA, CAB। आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जो नंबर फर्स्ट रो में है वही नंबर सेकंड रो में है, वही नंबर थर्ड रो में है, या कॉलम में भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को देखिए, सेकंड कॉलम को देखिए, थर्ड कॉलम को देखिए, नंबर वही है लेकिन घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पहले ABC था, फिर BCA हो गया, फिर CAB हो गया। ये इसका नाम हमने अपने समझने के लिए साइक्लिक डिटर्मिनेंट रखा है, जिसके कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं जो आपके लिए आसान हो जाएंगे यूज़ करना। तो उन रूल्स को आप ख़ास तौर से नोट कर लिए, समझ लीजिएगा कि साइक्लिक डिटर्मिनेंट के सवाल को हम पहचानेंगे कैसे। वो ये पहचान होगी कि नंबर साइक्लिकली मूव करेंगे, जैसे हमारा साइकिल मूव करता है उसी तरीके से मूव करेंगे। और इस टाइप का सवाल अगर आपको मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे ये तो मुझे आता है, पहले से कह देंगे हाँ ये हमारे लिए आसान है, बहुत आसान सवाल है मेरे लिए। आपको एक सेट पैटर्न को फॉलो करना है और उस पैटर्न को हम कई सारे सवालों में फॉलो करा देंगे आपको। देखिएगा ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, अप्लाई C1 टेंड्स C1 प्लस C2 प्लस C3 और R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही हमको साइक्लिक मिलेगा हम उसमें C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं इस प्लेस पे, या R1 पे यहाँ पे करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर दोनों साइड से कर रहा है साइक्लिक तो कोई एक लगा सकते हैं इसमें, अगर रो से कर रहा है तो रो में करिए, कॉलम से कर रहा है तो कॉलम में कीजिए, कभी कभी ऐसा भी मिलेगा। नंबर 2 स्टेप क्या आएगा? ए कॉमन नंबर appears at C1 और R1। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वैसे ही C1 पे या R1 पे कॉमन नंबर आ जाएगा। कॉमन नंबर मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी। ये कॉमन नंबर है हमारा। इस कॉमन नंबर को क्या करेंगे? टेक कॉमन दिस कॉमन नंबर।
इस कॉमन नंबर को अब कॉमन ले लीजिए, यानी यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे हम बनाते तो यहाँ से निकाल देंगे। नंबर 4th स्टेप क्या आएगा, 1 1 1 appears at C1 और R1। जैसे ही आप यहाँ से a+c+c ये बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ से कई सारे सवाल आपके साथ और जुड़ जाएंगे आकर के, कई सवाल ऐसे होंगे, ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे कि ये 1 1 1 बन गया। फिर तो आप समझ लिए कि मेरे लिए बिल्कुल आसान हो चुका है सवाल, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं रह जाएगा सवाल में सॉल्व करने के लिए, कि हमें कोई प्रॉब्लम भी आगे आ सकती है इसमें। यहाँ से कई सारे सवाल इसमें जुड़ेंगे। मोर अदर क्वेश्चंस, यहाँ से कई सारे सवाल जुड़ जाएंगे आकर के। यहाँ पे 1 1 1 आपको मिल गया, कोई एक सिंगल सी प्रॉपर्टी आपने लगाई, 1 1 1 बन गया, तो आप यहाँ से स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। अप्लाई C1 टेंड्स C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स C2 माइनस C3 और R1 टेंड्स R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स R2 माइनस R3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए 1 1 1 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे C1 माइनस C2 कर दीजिए, यहाँ पे C2 माइनस C3 कर देंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में। जैसे 2 जीरो मिलेंगे फिर क्या करना है, लुक कॉमन इन C1 एंड C2 और R1 एंड R2। जैसे ये 2 जीरो बनते हैं C1 और C2 पे या R1 और R2 पे, वहाँ से आप कॉमन देखिए, किसमें, इनमें कॉमन देखिए, हो सकता है कुछ कॉमन नंबर आपको मिले, उनको कॉमन कीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए हम तो हमारे लिए सवालों को डिटर्मिनेंट के हर सवाल में अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और आप फंसे रह जाएंगे, उसमें रटने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, जबकि हमने ऐसा नहीं करा है, हमने उनको बताया बच्चों को इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए। तो आपको इसमें कॉमन देखना है, जब आप सवाल देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट लगाएंगे इसमें ट्राई टू अप्लाई C1 टेंड्स C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स C2 माइनस C1 और R1 टेंड्स R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स R2 माइनस R1। यहाँ पर हमने एक ही चीज़ को 2 बार लिखा है, C1 माइनस C2 लगाएं या C2 माइनस C1 लगाएं। C1 माइनस C2 लगा सकते हैं तो भी आंसर आएगा, C2 माइनस C1 लगाते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हो सकता है कि C1 माइनस C2 लगाने से B माइनस A आ रहा हो और C2 माइनस C1 लगाने से A माइनस B आ रहा है। हमको आंसर में A माइनस B लाना है तो C2 माइनस C1 लगा लीजिए, B माइनस A लाना है तो C1 माइनस C2 कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। अगला स्टेप हम फिर देखेंगे, लुक कॉमन इन C1 और C2 और R1 और R2, इनमें फिर से कॉमन देखिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कितने कॉमन लिए हैं। एक हमने ये कॉमन लिया है, एक फैक्टर, 2 इसमें से मिल सकते हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं, एक यहाँ से मिल सकता है, 4 फैक्टर हो रहे हैं। और लास्ट स्टेप हमारा होगा नाउ एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। और इसके बाद हम एक्सपेंड कर दें
तो हमारे पास 5th नंबर पे ये आ जाएगा। अगर आप आर डी शर्मा से सवाल लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई सवाल ऐसे आपको मिलेंगे कि जिसमें 5-5, 4-4 फैक्टर्स कॉमन करने हैं, लाना है आंसर उनका। आप कहेंगे हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें, डायरेक्टली एक्सपेंड आप करके देख लीजिएगा, आप आंसर नहीं ला पाओगे। उसके लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने 6 लगाई हुई हैं, पीछे डिस्कस की हैं, प्लस ये एक सिस्टम। तो उस समय आपको आसान होगा। आप जब लगाएंगे सवाल तो आप देखेंगे कि हम डिस्कस जब करेंगे, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो ये मुश्किल से 1 घंटे के अंदर पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेते ओरली, प्लस मिसलेनियस सवाल भी सॉल्व कर जाते। 2-3 सवाल मुझको डिस्कस करने थे। तो ये सिस्टम आप ज़रूर नोट रखिए, आप स्वयं कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कीजिए, देखिए कि हमारे सामने जो सर ने हमसे डिस्कस किया है कि क्या वो काम करता है, नहीं करता है, बिल्कुल फाड़ के फेंक दीजिएगा उसको। लेकिन अगर करता है, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में मुझको बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए उसको। हम ऐसी ही ट्रिक्स पे काम करेंगे इसमें, जिससे कि आपको ये समझना आसान हो जाए कि सवाल को करना कैसे है। रटना नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सवालों की होती है, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कि हम काम करते हैं जब, तो हमारे लिए सवालों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप इसको नोट कर लें। साइक्लिक वर्ड ज़रूर आप ध्यान रखें ये, क्योंकि इसी से ही हम कई सारे सवालों को आपके सामने डायरेक्टली ओपन कर देंगे। आप देखिएगा, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट रख समझ लीजिएगा, आप उसको आज पढ़ लीजिएगा, इसको 2-3 बार। ये एक तरीके जब आप लगाएंगे कई सवालों में तो ये याद हो जाएगी। फिर मैंने भी 1-2 बार किया, उसके बाद में सब याद हो गया। बच्चों को लिखा देते हैं, वो भी कर लेते हैं सारे सवाल, मुझे करना ही नहीं पड़ता उसमें। तो आप ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे साथ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझको बढ़ने में थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प कीजिए मेरी, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।